हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो देर ना करते हुए अपनी स्टडी पे ही चलते हैं। तो यहाँ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, स्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा होता था। तो जमींदारों का कितना हिस्सा इसमें बनता था? तो ये हिस्सा होता था 1/11 भाग का। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। कॉर्नवालिस ने कर सुधार की इच्छा से 1787 में प्राप्त कर को राजस्व क्षेत्र में विभाजित कर दिया, जिस पर एक एक कलेक्टर की नियुक्ति कर दिया। इनकी संख्या 36 से घटाकर 23 कर दी गई। राजस्व समिति का नाम राजस्व बोर्ड रख दिया गया। इसका कार्य कलेक्टरों के कार्य का निरीक्षण करना था और 1790 में कॉर्नवालिस ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति से जमींदारों को भूमि का स्वामी कर लिया गया। शर्त यह थी कि वे वार्षिक कर कंपनी को देना स्वीकार करें। ठेके की राशि में 1/11 भाग कम कर दिया गया। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया तथा 1790 में उनमें 10 वर्ष की व्यवस्था कर दी गई। यह व्यवस्था 1793 में स्थायी कर दी गई और जमींदार तथा उनके उत्तराधिकारियों को शाश्वत रूप से इस दर से भूमि कर देना होगा। भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए अपने पास रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। तो कथन कहता है, यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में हुंडी प्रणाली प्रचलन किया। तो क्या कहते हैं, ये राइट है या रॉन्ग है? ये बिल्कुल रॉन्ग है। हुंडी मुगल भारत में प्रचलन में थी। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन जाएगा ए रॉन्ग है, यानी गलत हो रहा है, और किंतु आर सही है। और ये प्रश्न आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2005 का। हुंडी मुगल भारत में प्रचलित थी। इसी माध्यम से बड़े छोटे व्यापार किए जाते थे। इस विधि में व्यापारियों को धन ले जाने व ले आने की दिक्कत नहीं होती थी। मुगल काल में हुंडी का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम प्रेषित करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार मुगल काल में हुंडियां आधुनिक मनी ऑर्डर व्यवस्था का ही भी कार्य करती थी। हुंडी व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित है। बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनसे राजस्व प्रशासन को 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। तो वो था वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2005 का ये प्रश्न रहा है। 1760 में मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य एक संधि हुई जिसमें अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से उतारकर मीर कासिम को शासक बनाया। बदले में मीर कासिम ने अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर व चटगांव के जिले दे दिए। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। 1760 में मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य एक संधि हुई जिसमें अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से उतार कर मीर कासिम को शासक बनाया। बदले में मीर कासिम ने अंग्रेजों को वर्धमान और मिदनापुर व चटगांव के जिले दिए थे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें मैचिंग करना है। जोनाथन डंकन कहाँ से संबंधित हो जाएगा? जोनाथन डंकन, ये हमने पिछले वीडियो में सॉल्व भी किया था। तो ये हो जाएगा बनारस का स्थायी बंदोबस्त, टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फिर कॉर्नवालिस सभी को पता है स्थायी बंदोबस्त से, और हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी बंदोबस्त से। तो 4-3 उल्टा हमें देखना है, यानी पहले 4 आ जा रहा है, 3-2-1। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2005 का, और इसके बाद 2004 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर एक व्याख्या इसकी दी हुई है, तो एक बार फिर से हम मैच करके इसे देख लेते हैं। जोनाथन डंकन बनारस की स्थायी बंदोबस्त, टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस बंगाल की स्थायी बंदोबस्त, और हॉल्ट मैकेंजी हो जाएंगे महलवाड़ी बंदोबस्त से। भारत में धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो सभी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी थे। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2006 का ये प्रश्न रहा है। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 में व्याप्त निर्धनता के लिए आवाज उठाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने अपने लेख पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में घोषणा की कि भारत कई प्रकार से विपन्न है और दरिद्रता में डूबा हुआ है। उन्होंने धन के निष्कासन को अनिष्ट का अनिष्ट यानी इवल ऑफ इवल्स की संज्ञा दी और भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया। उनके अनुसार इंग्लैंड भारत का लहू चूस कर उन्हें समाप्त कर रहा है। उन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। आर.सी. दत्त 1848 से 1909 में महान भारत विद्याविद, अर्थशास्त्री और राष्ट्रवादी भी थे। उन्होंने 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। इनकी रचनाओं में ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास, विक्टोरिया युग में भारत और प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास शामिल है। हेनरी कॉटन ने 1904 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन एवं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे। ये राष्ट्रवादी नेता, लोकप्रिय पत्रकार तथा समर्पित निष्ठावान शिक्षाविद थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? नीचे आप ऑप्शन देख सकते हैं। विरोध करने वाला कौन था? तो विरोध करने वाला था जेम्स ग्रांट। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2007 का ये प्रश्न रहा है। बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 ईस्वी से ही अंग्रेजों के लिए एक समस्या बनी हुई थी। जिस समय कॉर्नवालिस भारत आया उस समय भी यह समस्या विद्यमान थी। इस समय लगान व्यवस्था को लेकर कई समस्याएं विद्यमान थी, यथा लगान किससे वसूल किया जाए, भूमि का मालिक किसे माना जाए और लगान कितने दिनों के लिए निर्धारित किया जाए। इन विद्यमान समस्याओं पर जॉन शोर का विचार अलग थे। सर जॉन शोर जमींदारों के ही भूमिपति स्वीकार करने के पक्ष में थे, लेकिन जेम्स ग्रांट का विचार जॉन शोर तथा कॉर्नवालिस से अलग थे। उसके अनुसार समस्त भूमि सरकार की है। राजस्व की राशि को लेकर जेम्स ग्रांट के विचार जॉन शोर और कॉर्नवालिस से अलग थे। उन्होंने उपरोक्त तथ्य के आधार पर स्थायी बंदोबस्त की प्रस्तावना का जेम्स ग्रांट ने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसने भारतीय कपड़ों के आयात पर रोक नहीं लगाई तथा भारी चुंगी लगाई? तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आंसर भी दिख रहा है, तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा हॉलैंड।
इंडियन हिस्ट्री 2000 का ये प्रश्न रहा है। यूरोपीय कंपनी में हॉलैंड को छोड़कर सभी ने भारतीय कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगाया या उन पर भारी आयात शुल्क लगाया। भारतीय माल का उत्तम होना और उसकी यूरोप के लगभग सभी देशों में मांग से कुछ देशों तो बहुत ही दुखी थे। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हीगर सरकार ने मीडियों से अपने विरोधी फ्रांसीसी, डच, डैन भारतीय माल के क्रय करने वालों को समाप्त कर दिया। भारतीय व्यापारियों को इतना थोड़ा मूल्य देने वाले शिल्पियों ने माल बनाना बंद कर दिया और जब 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में आई अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अंग्रेजी माल बनाना आरंभ हो गया और नेपोलियन युद्धों के पश्चात यहाँ बहुत माल आने लगा, तो इस माल को थोड़े से अथवा बिल्कुल नहीं के बराबर आयात शुल्क के साथ भारत आने दिया गया। इस प्रकार भारतीय उद्योग लगभग समाप्त हो गया। निम्नलिखित बंदोबस्त में से किसने जमींदार भू राजस्व संग्रह करने में मध्यस्थता व्यक्ति के रूप में थी? स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये भी इंडियन हिस्ट्री एग्जाम, पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2007 का ये प्रश्न रहा है। कंपनी द्वारा भारत में भू राजस्व के तहत 3 प्रकार की कृषि नीतियाँ अपनाई गई थी। एक तो महलवाड़ी जो पंजाब में थी, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत के पश्चिम भाग में, राजस्थान आदि जो कुल ब्रिटिश भूमि का 19% था, यहाँ पर राजस्व वसूली के लिए अलग नीति अपनाई गई थी। चूँकि इस व्यवस्था में भूमि समग्र ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी, अतः सभी ग्रामवासी सम्मिलित रूप से लगान के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। यहाँ मध्यस्थों की कोई भूमिका नहीं थी। कृषि नीति की दूसरी प्रणाली रैयतवाड़ी थी जो मद्रास, महाराष्ट्र, असम, वर्मा आदि में लागू थी, जो कुल ब्रिटिश भूमि का 51% थी। चूँकि इस व्यवस्था में सीधे किसानों से इकरारनामा किया गया था, अतः लगान चुकाने के लिए किसान सीधे उत्तरदायी थे। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस संभाग तथा उत्तरी सरकार में लागू था। यहाँ राजस्व वसूली का कार्य जमींदारों करते थे, जो एक प्रकार से रैयत और सरकार के बीच मध्यस्थ थे। स्थायी भूमि बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा होता था, तो जमींदारों का कितना हिस्सा बनता था? तो ये हिस्सा कुल मिलाकर बनता था 1/11। कॉर्नवालिस ने कर सुधार की इच्छा से 1787 में प्राप्त कर को राजस्व क्षेत्र में विभाजित कर दिया, जिस पर एक कलेक्टर था, जिसकी संख्या 36 से घटाकर 23 कर दी गई। राजस्व समिति का नाम राजस्व बोर्ड रख दिया गया। इसकी कार्य कलेक्टर के कार्य का निरीक्षण करना थी और 1790 में कॉर्नवालिस ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति से जमींदारों को भूमि का स्वामी कर बना दिया। शर्त यह थी कि वे वार्षिक कर कंपनी को देना स्वीकार करें। ठेके की राशि में 1/11 भाग कम कर दिया गया। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया तथा 1790 में उसने 10 वर्ष की व्यवस्था कर दी गई। यह व्यवस्था 1793 में स्थायी कर दी गई तथा जमींदारों तथा उनके उत्तराधिकारियों को शाश्वत रूप से इसी दर से भूमि कर देना होगा। भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मद्रास में रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त के प्रतिष्ठापक थे।
यानी स्थापित करने वाले कौन थे? ये थे मुनरो। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 का प्रश्न रहा है। टॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। उन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग भूमि कर का आधार मानकर रैयत पद्धति को लागू किया। मुनरो ने यह व्यवस्था स्थायी भूमि व्यवस्था के प्रदेशों को छोड़कर शेष समस्त प्रांतों में लागू कर दी। मुनरो की भूमि कर व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक कुल उपज का 30% चल रही थी तथा इसे विस्तृत उत्पीड़न एवं कृषकों को कठिनाइयां उत्पन्न हुई। रैयतवाड़ी भू व्यवस्था बंबई में भी लागू की गई। भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ? उसका आरंभ हुआ है दीवानी प्रदान करने के बाद से। पब्लिक सर्विस कमीशन का ही ये क्वेश्चन रहा है 2008 का। भारत के धन का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर था, जिसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक फल नहीं मिला। ऐसे धन को भारतीय राष्ट्रीय नेता तथा अर्थशास्त्रियों ने धन निकासी की संज्ञा दी। भारत से इंग्लैंड के लिए धन का प्रवाह प्लासी की विजय के साथ प्रारंभ हो जाता है। 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा अंग्रेजों को दीवानी प्रदान करने के बाद धन बहिर्गमन में वृद्धि हो गई। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रश्न रहा है 2008 का और 10 का। व्याख्या देख लेते हैं एक बार। भारत में पहली बार 1868 में भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया, जबकि प्रथम वैज्ञानिक अनुमान BKR राव ने प्रकट किया। ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय के संबंध में जो अनुमान मिलते हैं उनसे प्रमुख है कि दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी और फिंडले सिराज, शाह खंबाट, BKR राव तथा RC देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार तथा उड़ीसा में कम्युनिटी प्रथा क्या थी? और ये प्रथा थी बंधुआ मजदूरी का एक रूप, कम्युनिटी प्रथा के नाम से जानी जाती थी। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2008 और 2010 का ये प्रश्न रहा है। कम्युनिटी प्रथा अर्थात निम्न आय वर्ग को किसी कार्य में सम्मिलित होने से है जिसमें सिर्फ एक वर्ग के लोग रहेंगे। बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में से इसे बंधुआ मजदूरी का एक रूप माना जाता है। इसके तहत अनेक मजदूर किसी बड़े पदाधिकारी व्यापार के अधीन कार्य करते हैं। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो ये बैंक था बैंक ऑफ कलकत्ता। ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम का प्रश्न रहा है, 2008 में आया हुआ है। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एवं कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से 1770 से कोलकाता में स्थापित किया गया, किंतु यह बैंक शीघ्र ही असफल हो गया और 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो ये था क्लाइव। पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 का प्रश्न रहा है।
सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूली करने का अधिकार देने की व्यवस्था का आरंभ क्लाइव ने किया था और 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने कर संग्रहण के अधिकार के तहत ऊंची बोली लगाने को 5 वर्ष के लिए नीलाम कर दिए। 1776 में पंचवर्षीय ठेके की समाप्ति पर पुनः 1 वर्षीय प्रणाली अपनाई गई और कर संग्रहण के अधिकार नीलाम कर दिए गए। किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों यथा जैसे मुक्त व्यापार, वाणिज्य, पूंजीवाद, वित्तीय साम्राज्यवाद के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इस तरह से विभाजित किया है आर.पी. दत्त ने। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2008 का प्रश्न रहा है। आर.पी. दत्त यानी रजनी पाम दत्त ने औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 3 चरणों में बांटा है। एक तो मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद, वित्तीय साम्राज्यवाद। कार्ल मार्क्स ने इसे 4 चरणों में व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद में विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में पहला रेल मार्ग कहां से कहां तक के लिए खोला गया? तो ये खोला गया था बॉम्बे टू ठाणे, सभी को पता होगा। इंग्लैंड में रेलवे लाइन 1825 के पश्चात बिछाई जा रही थी। डलहौजी के काल में भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे तक टीवीटी बिछाई गई और शीघ्र ही समस्त भारतीय साम्राज्य रेलवे लाइनों के सूत्र में बांधकर कर दिया गया। भारतीय सुरक्षा के लिए तथा आर्थिक दोहन एवं आंतरिक संचार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए सामरिक महत्व की लाइनें बिछाई गई। अगले वर्ष कलकत्ता से रानीगंज कोयला क्षेत्र तक एक लाइन बिछाई गई। इस प्रकार मद्रास प्रेसिडेंसी में कभी कुछ लाइनें बिछाई गई और 1856 ईस्वी तक पूरे देश में कई लाइनों का सर्वेक्षण हो चुका था। भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ? तो सभी को पता होगा, ये था बैंक, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी में। ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन रहा है। किसी भी विदेशी व्यक्ति या संस्था द्वारा 1833 तक भारत के विकास से संबंधित किसी भी क्षेत्र में पूंजी निवेश नहीं किया था। भारत में पूंजी निवेश मुख्य रूप से 1857 के बाद हुआ, वह भी काउंटर गारंटी की शर्त पर। वास्तविकता यह है कि 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश रेलवे, सड़क, बैंक, सीमा, अंग्रेजी जहाज, खनिज उद्योग, वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय निगम में लगाई गई थी। हम आगे अपने लास्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स, तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त के गुण में से नहीं था? जो गुण नहीं था, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसने किसानों के हित को सुरक्षित किया, ऐसा नहीं था। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2010 का प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त में किसानों के हित को सुरक्षित नहीं किया। किसानों तथा रैयत के हितों को स्थगित कर दिया गया। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था से कृषक भूस्वामित्व से वंचित हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम आ गए अपनी प्लेलिस्ट में और यहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। तो इन वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें या आई बटन के माध्यम से भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फिर से आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। और कुछ लोगों के कमेंट आए थे, खासकर अनुश्री के, आपको मैंने अनुश्री रिप्लाई भी किया, तो थैंक यू सो मच इतनी केयर करने के लिए। और जैसा आपने कहा था कि अभी मैं ट्रैवल नहीं करूं, तो बिल्कुल भी मैं ट्रैवल नहीं करूंगी क्योंकि कोरोना का जो
अभी डेटा है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो अवॉइड ही करना चाहिए। ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें। तो स्टे होम एंड स्टे सेफ, यही कहना चाहूँगी। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।